गाइस, माय नेम इज़ दिया और आज हम पढ़ रहे हैं फैमिली लॉ। बिना टाइम वेस्ट करते अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब फैमिली लॉ इज़ द बेसिक सोशल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ पीपल रिलेटेड बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन। तो एक फैमिली एक बेसिक सोशल यूनिट है जो रिलेटेड है बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन। इसके फंक्शंस है रिप्रोडक्शन, जैसे हम फैमिली स्टार्ट करते हैं, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को बड़ा करना, इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करना उन लोगों को, इमोशनल सिक्योरिटी, inheritance and succession. Law में the concept of family is important because many rights and duties like maintenance, marriage or guardianship, succession arise out of family relationship. Development of family system कैसे हुआ है family law में? Development, economic development, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से जब शहर बदलते हैं लोग, ठीक है, एजुकेशन हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, इसके वजह से फैमिली लॉ में बहुत सारी चेंजेस आए हैं, लीगल रिफॉर्म्स हो गया, ठीक है। अर्लियर सोसाइटीज़ हैड लार्ज एंड ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम, मॉडर्न सोसाइटी इज़ मूविंग टुवर्ड्स स्मॉलर एंड इंडिपेंडेंट फैमिली यूनिट्स। मतलब जब पहले ट्रेडिशनल फैमिलीज बहुत ही बड़ी होती थी, आज के टाइम पे सब न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आते जा रहे हैं, मतलब छोटी फैमिलीज़ की तरफ। फिर आ जाता है हमारा पेट्रियार्कल फैमिली। पेट्रियार्कल फैमिली वो होती है जिसमें जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है वो हेड होता है, और जो फैमिली लाइन होती है वो फादर के थ्रू ट्रेस होती है, ठीक है। मतलब जैसे इंडिया में मोस्टली लोग अपने पापा के नाम से जाने जाते हैं, तो ऐसी फैमिली लाइन ट्रेस होती है। और जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिटेड होती है मेल लाइन में, मतलब जैसे पापा की प्रॉपर्टी है तो फिर वो उसके बेटे को मिलेगी। अब ये अमेंडमेंट के बाद चेंज हो चुका है, वो हम आगे पढ़ेंगे। वुमेन मूव टू द हस्बैंड्स हाउस आफ्टर मैरिज। जो औरतें होती हैं वो अपने पति के घर पे जाती हैं, उसे पैट्रिलोकल सिस्टम भी बोलते हैं। इसके फीचर्स क्या क्या है हम पढ़ेंगे। मेल डोमिनेंस इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, मतलब जो आदमी है वही फैसला लेते हैं किसी भी बड़ी चीज़ के लिए या जो भी फैमिली मैटर्स होता है। और जो फादर होती है उन्हीं की अथॉरिटी होती है ओवर वाइफ एंड चिल्ड्रन, ठीक है। ये कॉमन है मोस्ट ट्रेडिशनल हिंदू फैमिलीज़ में। अब हम पढ़ेंगे मैट्रिलिनियल फैमिली, ठीक है। जो डिसेंडेंट लाइन होती है, जैसे हम पढ़ रहे थे, हम फादर के थ्रू जानते हैं बच्चों को, ठीक है। अब जो मैट्रिलिनियल सिस्टम होता है उसमें माँ के थ्रू जाना जाता है बच्चा, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी होती है वो इनहेरिट होती है थ्रू फीमेल लाइन, ठीक है। जैसे किसी की मम्मी की प्रॉपर्टी है तो वो उनकी बेटी को मिलेगी, ठीक है। जो चिल्ड्रन होते हैं बिलोंग टू अ मदर फैमिली, मतलब माँ की फैमिली को बिलोंग करते हैं बच्चे। वुमेन हैव एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन। जो औरतें होती हैं उनकी पोजीशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है उनके हस्बैंड से, ठीक है। हस्बैंड में लिव इन वाइफ्स हाउस, मतलब जैसे इंडिया में हस्बैंड के घर वाइफ जाती है, तो ऐसे ही वाइफ के घर हस्बैंड जाता है, ठीक है। घर दामाद बोलते हैं ना जिसको, उसे बोलते हैं मैट्रिलोकल सिस्टम। मगर वो दामाजी मतलब मैट्रनल अंकल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। ये मोस्टली कहाँ पाया जाता है? नेर्स इन केरला, खसीस इन मेघालय। फिर हम देखेंगे न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है। न्यूक्लियर फैमिली वो होती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके अनमैरिड बच्चे रहते हैं, ठीक है। उसमें होती है स्मॉल फैमिली यूनिट, छोटी सी फैमिली, मतलब इंडिपेंडेंट लिविंग, सब अपना अपना कमाते हैं, अपना अपना खाते हैं, इट मीन्स दैट, ठीक है। सेपरेट रेजिडेंस, सब अलग अलग रह रहे होते हैं, मतलब सब इंडिपेंडेंट है। आज के टाइम में जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज मोस्टली यहीं होती हैं, मुंबई साइड। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, सबके पास पैसा है, काइंड ऑफ, ओके। द सिस्टम इंक्रीज आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बन माइग्रेशन। जब गांव के लोग शहर में जाते हैं उसे बोलते हैं हम अर्बन माइग्रेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कैसे कहेंगे हम इसको, आगे बढ़ती है, प्रगति हो रही है इंडस्ट्रीज़ में। जॉइंट फैमिली वो होती है जब सेवरल जनरेशन्स लिविंग टुगेदर, जब उनका कॉमन रेजिडेंस होता है, मतलब सेवरल जनरेशन्स में हमारे जैसे दादा हो गए, फिर हमारी बुआ लोग हो गए, फिर हम बच्चे हो गए, ठीक है। पीढ़ी पर धर पीढ़ी बोलते हैं जिसको, जिसमें होता है कॉमन रेजिडेंस, एक ही घर में रह रहे हैं, उनका एक ही किचन है, कॉमन प्रॉपर्टी है, कॉमन वर्कशिप है, ठीक है। इट इंक्लूड्स ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स, कजन्स, सब लोग, ठीक है। ये हेडेड बाय द एल्डेस्ट मेंबर को बोलते हैं कर्ता, ठीक है। जैसे दादाजी बोलते हैं ना, जो
पापा के पापा हो गए, मतलब इतना लंबा तो कोई जिएगा नहीं ना, पापा के पापा के पापा भी नहीं जिएंगे, तो मतलब जो जैसे दादाजी हो गए वो एल्डेस्ट मेल मेंबर होंगे। पेट्रियार्कल सोसाइटी पढ़ा था ना जैसे हमने, जो कॉमन था, ठीक है, इंडिया में जो कॉमन है, तो उन्हें बोलते हैं कर्ता, ठीक है, एल्डेस्ट मेल मेंबर। इसमें जॉइंट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी होगी, सबकी प्रॉपर्टी होगी, जैसे दादा की प्रॉपर्टी है उसमें पापा का हिस्सा भी होगा, चाचा का भी होगा, ताऊजी का भी होगा, काइंड ऑफ, ओके। जॉइंट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, सबकी प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है, और जो इनकम एंड एक्सपेंसेस होते हैं जो जॉइंट फैमिली में वो शेयर होता है, ठीक है। जॉइंट फैमिलीज वर कॉमन इन एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली। अब जॉइंट हिंदू फैमिली इज़ अ लीगल कॉन्सेप्ट अंडर हिंदू लॉ, ठीक है। ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है जॉइंट हिंदू फैमिली, मतलब फैमिली लॉ में, ओके। ऑल पर्सन्स लीनियरली डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर्स, मतलब सबके जो एंसेस्टर्स हैं वो कॉमन है, ठीक है। देयर वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर्स, वो भी एक जॉइंट हिंदू फैमिली का एक हिस्सा होगी, ठीक है। इट इज़ गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और एंशंट हिंदू लॉ टेक्स्ट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेशनरी क्या होता है। सॉरी मेरे को वर्ड्स थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, अगर आप समझो, ठीक है। कॉर्पोरेशनरी का मतलब होता है एक नैरोअर बॉडी एक जॉइंट हिंदू फैमिली में हु एक्वायर्स प्रॉपर्टी बाय बर्थ, ठीक है, जिसे जन्म सिद्ध अधिकार बोलते हैं प्रॉपर्टी में, ठीक है। मगर 2000 पहले लड़कों को ही मिलता था, मगर 2005 के अमेंडमेंट के बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट में लड़कियां भी कॉर्पोरेशनर्स हैं, ठीक है। दे हैव इक्वल राइट्स इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जैसे दादाजी की प्रॉपर्टी है ना, अब हमारा भी उसमें समान अधिकार है, समझ गए। फिर आते हैं दो स्कूल्स, ठीक है, ये हिंदू स्कूल्स हैं, मिताक्षरा और दयाभागा। मिताक्षरा वॉज रिटन बाय विजयनेश्वरा, ठीक है। इट मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड असम, उधर दयाभागा फॉलो होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कॉर्पोरेशनरी राइट्स अराइजेज बाय बर्थ, ठीक है, वो नैरोअर बॉडी जो हमने पढ़ी थी ना, जिन्हें जन्मसिद्ध अधिकार होता है प्रॉपर्टी में, ठीक है, उसे वो मिताक्षरा में आती है। सन्स गेट्स इक्वल इंटरेस्ट इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मतलब जैसे पापा की प्रॉपर्टी होगी तो उसमें बेटे का जन्मसिद्ध अधिकार होगा, उसे बोलेंगे मिताक्षरा में आ गया। उसमें जो 4 जनरेशन होती है वो कॉर्पोरेशनर्स होती है, ठीक है। 4 जनरेशन मतलब अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब जैसे मेरे दादा की प्रॉपर्टी है, फिर पापा को मिली, फिर मेरे भाई को मिलेगी, फिर भाई के बेटे को मिलेगी, तो वो 4 जनरेशन हो गई, ठीक है। फिर आ जाता है दयाभागा स्कूल। दयाभागा लिखी थी चिमुत्तवाना ने, ठीक है, ये मोस्टली फॉलो होता है वेस्ट बंगाल और असम में, ठीक है। फिर हम इसके फीचर्स पढ़ते हैं। कॉर्पोरेशनरी राइट्स अराइजेस आफ्टर फादर्स डेथ, ठीक है। मिताक्षरा में हमने जैसे देखा था जो जन्मसिद्ध अधिकार मिला था बेटे को, ठीक है, मगर हम जब दयाभागा पढ़ेंगे तो उसमें जो राइट्स मिलेंगे वो फादर की डेथ के बाद मिलते हैं, ठीक है। उसमें कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता, नो बर्थ राइट इन प्रॉपर्टी, ठीक है। फादर हैज़ एब्सोल्यूट कंट्रोल ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, मतलब जब तक पापा जिंदा है तब तक उन्हीं का पूरा अधिकार चलेगा। सन इनहेरिट प्रॉपर्टी ओनली आफ्टर फादर्स डाइज, मतलब जब पिताजी मर जाएंगे उसके बाद ही बेटे को पूरा अधिकार मिलेगा, मतलब नहीं तो पूरा कंट्रोल पापा के हाथ में है। फिर हम इसमें देखेंगे मिताक्षरा और दयाभागा में राइट इन प्रॉपर्टी। मिताक्षरा में जैसे बाय बर्थ मिल गया, दयाभागा में आफ्टर फादर्स डेथ, ठीक है। फादर्स पावर लिमिटेड होती है मिताक्षरा में, दयाभागा में एब्सोल्यूट होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो बाद में ही मिलेगी ना, और मिताक्षरा में पहले ही मिल गई तो उसमें लिमिटेड राइट रहता है। कॉर्पोरेशनरी एग्जिस्ट ड्यूरिंग फादर्स लाइफ टाइम, ठीक है, मिताक्षरा में, और नो कॉर्पोरेशनरी राइट्स ड्यूरिंग फादर्स लाइफ टाइम। मोस्ट ऑफ इंडिया में यही है, वेस्ट बंगाल और असम में दयाभागा है, ठीक है। फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी एंड लॉ। फैमिली सिस्टम इवॉल्व ड्यूरिंग लार्ज, ये हमने जो पढ़ा वही है। अब हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ एंड सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, ठीक है। तो हिंदू लॉ में 2 सोर्सेज हैं, एंशंट और मॉडर्न, ये भी आगे डिवाइडेड है, अब हम पढ़ते हैं। एंशंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, श्रुति दैट विच इज़ हर्ड, जो भी हमने सुना, ठीक है। इसमें जो मोस्ट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट हैं, देखो श्रुतिज विच इज़ हर्ड, तो उसमें 3 आएंगे, वेदास, ब्राह्मण्स एंड उपनिषद्स, ठीक है। दे आर कंसिडर्ड डिवाइन एंड सुप्रीम, हाउएवर दे आर मेनली कंटेन रिलीजियस एंड मॉरल प्रिंसिपल, नॉट डिटेल लीगल रूल्स, मतलब ये एक डिवाइन है, मतलब जो पहले के हैं, ठीक है, जो बोलते हैं ना वेदास, वो उपनिषद जो सुनाया जाता था, ठीक है, तो बैठ के सुनते थे उपनिषद, ठीक है।
तो इसमें मेनली रिलीजियस और मॉरल प्रिंसिपल्स है। फिर आता है स्मृति हमारा, स्मृति विच इज़ रिमेंबर्ड, जो हमारे रिटन टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बेस्ड ऑन श्रुति दैट कंटेन्स रिगार्डिंग सोशल कंडक्ट, मैरिज और इनहेरिटेंस, मतलब शादी और फिर प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफ़र होती है उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। तो उसमें 3 टाइप की वो आ जाती है, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है कमेंट्रीज एंड डाइजेट्स, ठीक है। उसमें जो हमने स्कूल पढ़े थे ना, मिताक्षरा और दयाभागा। मिताक्षरा जो बाय बर्थ प्रॉपर्टी में राइट मिलता है, और दयाभागा जो फादर की डेथ के बाद मिलता है, ठीक है। कस्टम्स, अब कस्टम्स हमने पढ़ा था ना, कस्टम्स का मतलब होता है जो रिचुअल्स हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब रिचुअल्स तभी वैलिड होंगे जब वो एंशंट होंगे, मतलब पुराने होंगे, सर्टेन होंगे, मतलब यही चलते आ रहे हैं, रीजनेबल है, ठीक है, और किसी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है। कभी कभी कस्टम्स ओवरराइड्स कर जाते हैं रिटर्न टेक्स्ट को, ठीक है। अब मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, ठीक है। इसमें मॉडर्न सोर्सेज में आ जाता है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955, फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, फिर माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। याद रखना 56 ईयर 1956, ओके। बस जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो 1955 है। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ पूरा बेस्ड है इस्लाम पर है, ठीक है। जैसे हमने हिंदू लॉ पढ़ा ना, वो श्रुतिज और स्मृतिज में डिवाइडेड था, मगर ये मोस्टली इस्लाम में ही बेस्ड है, ठीक है। और ये इतना कोडिफाइड नहीं है जितना हिंदू लॉ है, एक्सेप्ट इन सम एरियाज, ठीक है। अब इसके भी दो सोर्सेज हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स हो गया कुरान, ठीक है, मेन सोर्स है। ये हमें बताता है रिलेटिंग टू मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ अल्लाह, ठीक है। फिर आ जाता है सुन्ना। सुन्ना इज द प्रैक्टिसेस इन सेइंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है। जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनकी प्रैक्टिसेस और सेइंग्स को हम कहते हैं सुन्ना। ये रिकॉर्डेड है हदीथ कलेक्शन में। ये एक्सप्लेन करती है और क्लैरिफाई करती है कुरान को, ठीक है। क्या? सुन्ना, ओके। फिर हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सोर्सेज। दे आर ओनली यूज्ड व्हेन कुरान एंड सुन्ना डू नॉट क्लियरली प्रोवाइड आंसर्स। जब कुरान और सुन्ना दोनों से हमें आंसर्स नहीं मिल रहे होंगे, ठीक है, तब हम सेकेंडरी सोर्सेज यूज़ करते हैं। एक आ जाता है इज्मा, इसको बोलते हैं कंसेंसस। इज्मा का मतलब होता है जब एग्रीमेंट होता है लर्न स्कॉलर्स के बीच में, ठीक है। अगर हम लोग पर्सनल लॉ में जैसे मुस्लिम लॉ में नहीं समझ पाए कि अब क्या किया जाए, ठीक है, तो इज्मा होता है जो लर्न स्कॉलर्स होता है ना, वो अपना एक एग्रीमेंट करते हैं, फिर उनका एक कंसेंसस होता है कि हाँ ये बात इस जगह पे सही बैठ रही है, ठीक है। मतलब उनके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। एग्री मतलब अग्री करते हैं किसी बात पे कि हाँ ये चीज़ सही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इज्मा। फिर आ जाता है कियास। कियास का मतलब होता है रीजनिंग, ठीक है। वो एक सिमिलर सिचुएशन निकालते हैं, अगर वो उस सिचुएशन से मैच हो रही है तो उसके थ्रू अपना वो देते हैं, क्या बोलते हैं, राय देते हैं, हाँ कि ये चीज़ सही होती है, ये यहाँ पे अप्लाई हो सकती है, ठीक है, उसको बोलते हैं कियास। फिर अदर सोर्सेज मतलब कस्टम्स, ठीक है, जो हमने पढ़ा था ना, रीजनेबल, सर्टेन, ठीक है, एंशंट, वो कस्टम्स उसको मुस्लिम लॉ में उर्फ बोलते हैं। फिर आ जाता है सोर्सेज में जुडिशियल डिसीजंस, मतलब जो कोर्ट के थ्रू भी होता है ना, मतलब जो कोर्ट्स में पहले बोला जाता है कि हाँ किसी केस पे हुआ होगा तो उसकी पुरानी प्रोसीडिंग्स के थ्रू भी वो दे देते हैं अपना जजमेंट, ठीक है। फिर आ जाता है लेजिस्लेशन। हमारी मुस्लिम लॉ में है मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1935 और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1935। फिर हिंदू लॉ ओरिजिनली रिलीजियस है और प्राइमरी सोर्सेज है, इसमें वेदास और स्मृति है, उसमें कुरान है, मिताक्षरा और दयाभागा, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे, आज यहाँ तक पढ़ते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक्स गाइस।